उसी शाम फरीद दोबारा सलीम जवाहरी की दुकान पर पहुंचा। बाजार में शाम की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दुकानों के चिराग जलने लगे थे और सोके हमीदिया की गलियां दिन के शोर के बाद एक अजीब सी थकन में डूब रही थी। फरीद के हाथ में वही लकड़ी का संदूक था जिसमें उसके बाप की जिंदगी भर की कमाई रखी थी। सलीम ने उसे आते देखा तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया था कि शिकार जाल के करीब पहुंच चुका है। वो आगे बढ़ा और बोला, आ गए फरीद भाई, मैं जानता था तुम समझदार फैसला करोगे। फरीद ने आहिस्ता से कहा, मैंने बहुत सोचा और मैं तैयार हूं। सलीम की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, लेकिन उसने फौरन अपने जज्बात छुपा लिए। उसने दुकान के दरवाजे बंद किए, अपने एक मुलाजिम को बाहर खड़ा किया और फरीद को अंदर ले जाकर एक मेज के सामने बिठा दिया। फिर उसने एक कागज निकाला और बोला, ये बस शराकत का मुआहिदा है, रस्मी बात है। फरीद ने कागज की तरफ देखा। उस पर मुश्किल अल्फाज लिखे थे जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं सका। सलीम फौरन बोला, फिक्र ना करो, बस ये लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से तिजारत में सरमाया लगा रहे हो। फरीद ने मासूमियत से सर हिला दिया। फिर उसने अपना संदूक खोला। सोने के सिक्के चिराग की रोशनी में चमकने लगे। वो उसके बाप की सारी जिंदगी थे। हर सिक्का किसी न किसी कुर्बानी की कहानी सुनाता था। सलीम ने उन सिक्कों को देखा तो उसके दिल में लालच की आग और भड़क उठी। फरीद ने वो तमाम सिक्के सलीम के हवाले कर दिए। सलीम ने बड़े इत्मीनान से संदूक बंद किया और कहा, मुबारक हो फरीद, चंद दिनों में तुम दमश्क के अमीर ताजरों में शुमार हो गए। फरीद के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा उसकी किस्मत वाकई बदलने वाली है। लेकिन बाज़ औकात किस्मत बदलती नहीं, सिर्फ इंसान की आजमाइश शुरू होती है। अगली सुबह फरीद जल्दी उठा। उसने अच्छे कपड़े पहने और खुशी खुशी सलीम की दुकान की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। दुकान बंद थी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। फरीद चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। पहले उसे लगा शायद सलीम कहीं गया होगा। फिर उसने बराबर वाली दुकान के मालिक से पूछा, सलीम साहब कहाँ हैं? दुकानदार ने हैरत से कहा, कल रात के बाद से नहीं देखे। फरीद के दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो दोपहर तक इंतजार करता रहा। फिर शाम हो गई, फिर रात, लेकिन सलीम वापस नहीं आया। अगले दिन फरीद दोबारा बाजार पहुंचा। दुकान अब भी बंद थी। अब उसके हाथ कांपने लगे। वो बाजार के मुख्तलिफ लोगों से सलीम के बारे में पूछने लगा और हर जवाब उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। एक बूढ़े कहवा फरोश ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, बेटे, तुम भी सलीम के जाल में फंस गए। फरीद ने बेयकीनी से पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा आदमी बोला, सलीम कई सालों से यही करता आ रहा है। नए आने वालों को ख्वाब दिखाता है, उनकी जमा पूंजी लेकर गायब हो जाता है, फिर कुछ अरसे बाद वापस आकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर फरीद के कदम लड़खड़ा गए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे पूरा बाजार उसके गिर्द घूम रहा हो। उसके बाप की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, मेहनत कभी इंसान को धोखा नहीं देती। फरीद वहीं एक दीवार के साथ बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से नफरत महसूस कर रहा था। मैंने अब्बा की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाजार के लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने ज्यादा तवज्जो न दी। बड़े शहरों में दूसरों के दुख जल्दी पुराने हो जाते हैं। काफी देर बाद एक आहट उसके करीब रुकी। बेटा, तुम परदेसी लगते हो, क्या मुसीबत है? फरीद ने सर उठाया। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। लंबा कद, सफ़ेद इमामा, सादा लिबास और चेहरे पर अजीब सा सुकून। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो इंसान के लफ्ज़ नहीं, उसका दिल पढ़ लेती हो। फरीद ने ना जाने क्यों फौरन उन पर भरोसा कर लिया। उसने पूरी दास्तान सुना दी। हलब से आना, बाप की जमा पूंजी,
सलीम की बातें और फिर उसका गायब हो जाना। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। जब फरीद खामोश हुआ तो उन्होंने धीरे से पूछा, क्या उसने तुमसे कोई कागज़ लिखवाया था? फरीद ने फौरन जेब से मुआहदा निकाला। बुजुर्ग ने गौर से पढ़ा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर आई। फरीद हैरान रह गया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसमें तो साफ लिखा है कि मैंने अपनी मर्जी से सरमाया दिया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, हाँ, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि सरमाया किस मकसद के लिए दिया गया था। फरीद चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। मैं समझा नहीं। बुजुर्ग उसके करीब बैठ गए। बेटा, धोखेबाज अक्सर अपनी चालाकी में एक गलती कर बैठते हैं। सलीम ने भी की है। फरीद की आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा यहाँ कोई नहीं। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब हो, मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान है और मैं जुल्म देखकर खामोश रहने वालों में से नहीं हूँ। ये अल्फाज सुनकर फरीद की आंखें भर आईं। कई घंटों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। शेख अब्दुल रहमान उसे अपने घर ले गए। वो दमिश्क के एक पुराने मगर पुरसुकून महल्ले में रहते थे। घर सादा था मगर वहाँ अजीब सा सुकून था। रात के गए तक शेख अब्दुल रहमान फरीद से सवाल करते रहे। सलीम ने क्या कहा था? कितने लोग मौजूद थे? कागज़ कब लिखवाया गया? हर छोटी बात। फिर काफ़ी देर खामोश रहने के बाद शेख अब्दुल रहमान बोले, फरीद, कल से पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, सच और सब्र। अगले दिन शेख अब्दुल रहमान फरीद को लेकर बाजार गए। वो उन दुकानदारों से मिले जिन्होंने फरीद को सलीम की दुकान में जाते देखा था। कुछ लोगों ने फौरन नज़रें चुरा लीं, कुछ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दमिश्क में हर शख्स जानता था कि सलीम के ताल्लुकात ताकतवर लोगों से हैं। लेकिन आखिरकार एक बूढ़ा सुनार गवाही देने पर तैयार हो गया। उसका नाम उस्मान था। उस्मान ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सलीम उस लड़के को झूठे वादे कर रहा था। यह सुनकर फरीद के दिल में उम्मीद जागी। लेकिन उसी शाम सलीम वापस दमिश्क आ गया और जब उसे मालूम हुआ कि फरीद अभी तक शहर में मौजूद है और शेख अब्दुल रहमान उसकी मदद कर रहे हैं, वो जान गया था कि इस बार मामला आसान नहीं होगा। उसी रात उसने अपने 2 आदमियों को उस्मान सुनार के पास भेजा। अगली सुबह जब फरीद और शेख अब्दुल रहमान उस्मान के घर पहुंचे तो बूढ़े सुनार का चेहरा जर्द था। वो नजरें झुकाए बोला, माफ करना, मैं अदालत नहीं जा सकूंगा। फरीद का दिल डूब गया। लेकिन आपने वादा किया था। उस्मान ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बाज लोग सच बोलने की कीमत अदा नहीं कर सकते। फरीद ने बेबसी से शेख अब्दुल रहमान की तरफ देखा, लेकिन शेख के चेहरे पर परेशानी नहीं थी। वो खामोशी से मुस्कराए और बोले, कोई बात नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा गवाह खुद मुजरिम की ज़बान होती है। फरीद हैरान रह गया, मैं समझा नहीं। शेख अब्दुल रहमान ने आहिस्ता से कहा, कल तुम सलीम के पास जाओगे और वही करोगे जो मैं कहूँगा। फिर वो फरीद के करीब हुए और उसके कान में अपनी पूरी तदबीर बताने लगे। और जैसे जैसे फरीद सुनता गया, उसकी आंखों में खौफ की जगह एतमाद आता गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद सच्चाई कमज़ोर ज़रूर होती है, लेकिन बेबस नहीं।